साथियों नमस्कार। साथियों, जो अपने ज्योग्राफी क्लासें चल रही थी उन क्लासों के अंदर अपने चल रहा था क्या, भारत का अपवा तंत्र। और भारत के अपवा तंत्र में हमने कल देखा कि भारत के अपवा तंत्र को अलग अलग कितने भागों में डिवाइड किया था। उनके बाद में हमने क्या किया था, भारत के एक अपवा तंत्र, हिमालय के अपवा तंत्र से उद्गम होने वाली एक नदी की चर्चा की, गंगा नदी। उसके बाद में आज इस नदी की चर्चा करेंगे। वो नदी आपके इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रही होगी। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी के जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये भारत का नक्शा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा। ये बीच में जो रेड कलर से मैंने बना रखा है, थोड़ा इसका और गहरा कर देता हूँ। ये जो बीच वाला, ये पूरा भारत का मानचित्र है। देखो, ये जो आपको मैं थोड़ा गहरा कलर के दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है? भारत का मानचित्र है। और ऊपर का इलाका कह सकते हो जम्मू कश्मीर, यहां से क्या होता है, इस नदी का बहाव क्षेत्र रहता है। यह देखो, यह है आपका भारत का मानचित्र। इस भारत के मानचित्र में इस प्रकार से ये नदी निकलती है। और बाकी इस नदियों के कुछ सहायक नदियां, जिन नदियों का क्या रहता है? जाल रहता है। इस नदी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हमें यही देखेंगे कि नदी का उद्गम कहां से होता है, उसके बाद में इस नदी का विस्तार कहां से, उसके बाद में इस नदियों की सहायक नदियां और इस नदी से कौन से एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहली बात यही आती है कि सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? क्या कहा मैंने? सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, कहने का इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। तो यह नदी निकलती है, देश का नाम है चीन। कौन से देश से? चीन। चीन देश के अंदर, वैसे तो चीन नहीं है, देश तो तिब्बत है, लेकिन वर्तमान में तिब्बत नाम का कोई देश है नहीं, क्योंकि तिब्बत पर किसने कब्जा कर लिया? चीन ने कब्जा कर लिया, इसलिए इसको हम चीन, अगर ब्रैकेट में आप तिब्बत लिखो तो लिख भी लो। कौन सा देश? तिब्बत या फिर चीन। इस चीन देश के अंदर हम कहते हैं वहां पर हिमालय का कौन सा भाग है? और ट्रांस हिमालय। कौन सा भाग है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का एक पर्वत है। पर्वत का नाम क्या है? कैलाश पर्वत। क्या नाम है पर्वत का? कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत के ऊपर एक छोटा सा क्या बना हुआ? ग्लेशियर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ग्लेशियर। जिस ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखरचू। क्या नाम है ग्लेशियर का? बोखरचू ग्लेशियर। तो कहने का अर्थ यह आता है कि इस नदी का उद्गम किस देश से होता है? तो देश का नाम क्या है? चीन, या फिर क्या कह सकते हो? तिब्बत देश। कौन से पर्वत से? हिमालय। हिमालय के कौन से भाग से? ट्रांस हिमालय से। पर्वत का नाम मतलब छोटे पहाड़ का नाम देखें तो कौन सा पहाड़ है? कैलाश पर्वत। और इसी कैलाश पर्वत पे ग्लेशियर, मतलब कहने का बर्फ जमी हुई है, उस बर्फ वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? बोखरचू। क्यों? चीन के अंदर ऐसे नाम होते हैं, चिंग चांग चुंग चुंग, ऐसे कुछ नाम होते हैं। इसी प्रकार से कहने कर बोखरचू नामक स्थान से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। तो बात आती है इसके बाद में, क्या गुरुजी इस नदी का विस्तार कहां से कहां तक है? क्या कहा मैंने कि इस नदी का फैलाव कहां से कहां तक है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं? कि ऐसी कोई नदी जो दो या दो से अधिक देशों से क्या करती हो? बहती हो, उस नदी को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। तो इस नदी का विस्तार है वो 3 देशों के अंदर, वैसे 4 देश भी कह सकते हो, क्योंकि तिब्बत एक देश ही था, लेकिन आज नहीं है। आज वर्तमान में 3 देश लिखेंगे। कौन कौन से? पहला देश आता है आपका चीन। चीन के बाद में आता है कौन सा? भारत। और चौथा आता है आपका कौन सा देश? पाकिस्तान। सर्वाधिक अगर विस्तार देखा जाए तो पाकिस्तान में, और सबसे कम अगर विस्तार देखा जाए तो किसके अंदर है? चीन के अंदर है। कहने का भारत में इसका विस्तार है मात्र और मात्र कितने किलोमीटर? 709 किलोमीटर ही क्या कहती है? भारत के अंदर बहती है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई रहती है कितनी? 2880 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। अगर भारत में देखें तो कितनी है? 709 किलोमीटर ही बहती है। इसका अर्थ यह रहता है कि यह भारत की, क्या कह सकते हो? भारत की पश्चिम, क्या कहा मैंने? भारत की पश्चिम दिशा, वह आगे क्या लिख सकते हो? अरब सागर। क्या लिखा? भारत की पश्चिम दिशा वह अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अरब सागर में जल गिराने वाले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हम कहते हैं सिंधु नदी।
अब इसकी बात आती है क्या कि इस नदी के ऊपर ये नदी कहां से निकलती है, चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो देखो इधर यहां पर जो आपको मैंने काला काला कलर का ब्लैक कलर का क्या बना रखा है, पर्वत बना रहा है। इस पर्वत का नाम क्या है, इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। क्या नाम है, कैलाश पर्वत, जो किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का। कौन से देश के अंदर, तिब्बत देश के अंदर। और जो छोटा सा ग्लेशियर बना हुआ है उस ग्लेशियर का नाम क्या है, बोखरचू ग्लेशियर। यहां से नदी क्या करती है, प्रारंभ होती है। प्रारंभ होने के बाद में किस दिशा की ओर गमन करती है, ये करती है उत्तर पश्चिम दिशा, क्योंकि ऊपर वाली उत्तर दिशा है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर क्या करती है, आगे की ओर बहती है। और बहते बहते भारत में एक स्थान आता है, जिला के नाम कहते हैं, तो आज वर्तमान में वो जिला नहीं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नाम क्या है, लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख। लद्दाख का एक छोटा सा जिला या फिर राजधानी कह सकते हो, कौन सी, लेह। इस लेह राजधानी या फिर लद्दाख के जिले में प्रवेश करती है। उस जिले में प्रवेश करते हुए एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है, दमन चौक। क्या नाम है स्थान का, दमन चौक से ये क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में कौन से राज्य के अंदर, मात्र एक ही राज्य जो वर्तमान में तो राज्य नहीं रहा है, जिसको हम क्या कहते थे पहले, जम्मू कश्मीर। क्या कहते थे, जम्मू कश्मीर राज्य के, इसका क्या रहता है, भारत के अंदर विस्तार रहता है। और यहां से बहते हुए जैसे क्या करती है, पीओके वाला क्षेत्र आता है, कौन सा, पाक अधिकृत के क्षेत्र, या फिर कह सकते हो कराकोरम श्रेणी का। कराकोरम श्रेणी के पास आती है, तो यहां पर उत्तर से एक नदी आती है। नदी का नाम क्या है, गिलगिट। नदी का नाम क्या है, गिलगिट, जो चीन से आती है। ये गिलगिट नदी क्या करती है, भारत के अंदर, कहा, जम्मू कश्मीर राज्य के पास, यहां पर इस नदी के साथ मिलती है। और मिलने के बाद में ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी क्या करती है, कराकोरम श्रेणी से नीचे गिरती है इस पर। और नीचे गिरने के कारण यहां पर कहते हैं कि सबसे बड़े एक जलप्रपात का निर्माण होता है। किसका होता है, गारज का निर्माण होता है। यहां से नदी इस प्रकार से गिरती है, गिरने के बाद में इस प्रकार से आगे बहती है। तो इस नदी के जल गिरने के कारण यहां पर क्या है, बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है। इस प्रकार से यहां पर यह गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे को क्या कहा जाता है, गारज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गारज। नदी कौन सी आके मिली, गिलगिट और सिंधु दोनों के मिलने के कारण यहां पर क्या हुआ, एक गारज का निर्माण हुआ, जो सिंधु का सबसे बड़ा गारज कह सकते हो, या फिर भारत का सबसे बड़ा गारज कह सकते हो, एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा गारज है, जिसका नाम क्या है, गिलगिट गारज। जो कौन सी दो नदियों के संगम से बना हुआ है, एक नदी का नाम गिलगिट जो उत्तर से चीन से आती है, एक नदी कौन सी है, सिंधु। दोनों के संगम से यहां पर क्या होता है, एक गारज का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गिलगिट गारज। कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर। आगे नदी क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करते ही अफगानिस्तान से एक नदी आती है, मात्र एक ही नदी आती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, काबुल। कौन सी राजधानी है, काबुल। तो यहां से एक नदी आती है, उस नदी का नाम भी कहते हैं काबुली। क्या नाम है, काबुल। और वो नदी पाकिस्तान में आकर किसके साथ मिलती है, सिंधु के साथ। नदी का नाम क्या है, काबुल। काबुल एकमात्र ऐसी नदी है जो अफगानिस्तान से आकर किसके साथ मिलती है, सिंधु के साथ मिलती है। आपको मैंने जब भारत की स्थिति करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, हिंदू कुश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदू कुश रेखा। क्योंकि ईरान से एक शासक आया था, जब आपको हिस्ट्री बताऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा, ईरान से शासक आया, शासक का नाम था सिकंदर। उस सिकंदर ने कहते हैं भारत के इस क्षेत्र को पूरे को जीत लिया था, और जीतने के बाद में यहां पर कहते हैं ईरानियों का शासन स्थापित कर दिया था। उसके बाद में भारत के एक गुरु था, गुरु का नाम था चाणक्य। उस चाणक्य ने एक महावीर कह सकते हैं, एक योद्धा का जन्म दिया था, जन्म क्या दिया, योद्धा का निर्माण किया था। उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उस चंद्रगुप्त मौर्य ने कहते हैं इस वापस इस भारत के जो इलाका था इसको छुड़वाकर और यहाँ पर मुसलमान और हिंदुओं के बीच की सीमा का निर्माण किया था। वो इस सिंधु नदी के बाद वाला क्या कहलाया, मुसलमान, और सिंधु से इधर वाला क्या कहलाया, हिंदू कहलाया। इसलिए इस रेखा का नाम क्या कहलाया, हिंदू कुश रेखा। तो कहने का इस सिंधु नदी को हिंदू नदी भी कहा जाता है, या फिर इसे इंडस नदी भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, सिंधु नदी कहा जाता है। इसी रेखा के बाद में मुसलमान है, इसी रेखा के नीचे क्या है, हिंदू है। इस कारण इसे क्या कह दिया, हिंदू कुश रेखा के नाम से भी जाना गया। तो कहने के बाद इसके बाद में यह नदी कहां से आगे होते हुए पूरे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में किस खाड़ी के अंदर, तो हम कहते हैं यहां पर खाड़ी है, खाड़ी का नाम है कच्छ। कौन सी खाड़ी है, कच्छ खाड़ी। या फिर सागर की बात करें तो कौन सा सागर आता है, अरब सागर। अरब सागर के अंदर क्या करती है यह नदी, जाकर अपना जल क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, क्या देता है, गिरा देती है। पाकिस्तान के अंदर बहते हुए यहां इस नदी के बाहर प्राचीन समय में दो सभ्यता विकसित थी। सभ्यता का नाम क्या था, एक का तो नाम था मोहनजोदड़ो सभ्यता। सभ्यता का नाम क्या था, मोहनजोदड़ो सभ्यता। विद्यार्थियों, सभ्यता किसे कहते हैं,
सभ्यता का अर्थ होता है कि वर्तमान के अंदर कोई ऐसे गांव या फिर ऐसी बस्ती जो वर्तमान के अंदर कहने वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन उस गांव या फिर उस बस्ती के अंदर कोई विकट संकट आ गया, कहने कर पानी की कमी आ गई या फिर वहां पर कोई त्रासदी आ गई, जिस वजह से वो गांव के जो लोग रह रहे थे वो मर गए या फिर उस स्थान को छोड़कर क्या अन्य स्थान पर चले गए, तो वो स्थान आने वाले समय के लिए वो क्या कहलाएगा, एक तरीके से खंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खंडर। और उसी खंडर को क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। तो यहां पर एक सिंधु नदी के आसपास में कहते हैं नगर बसा हुआ था, उस नगर का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो नगर, जो प्राचीन समय में सुचारू रूप से चलता था, लेकिन कहते हैं या नदी में बाढ़ आ गई, नदी में पानी कम हो गया या फिर कोई संकट और आ गया, जिस वजह से वो गांव पूरा क्या हो गया? खाली हो गया। नगर क्या हो गया? खाली हो गया। इस कारण वो नगर आज उस नगर को हम किसके रूप में पढ़ते हैं? सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं। तो वो सभ्यता आज कहां है? पाकिस्तान के एरिया के अंदर, जो किस नदी के बाहर से थी? तो हम कह सकते हैं सिंधु के बाहर से। इस कारण इस मोहनजोदड़ो के पास में सिंधु सभ्यता भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु के आसपास में बसे गांवों को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था। तो वो किस नदी के पास में? सिंधु सभ्यता के पास में। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां ज्यादातर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रखती है, तो आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, इनकी सहायक नदियों की चर्चा करता हूं। देखो किसकी बात करते हैं? सहायक नदियों की। बात आती है सिंधु की सहायक नदियां। सहायक का क्या अर्थ होता है? कि ऐसी कोई छोटी नदी जो अपना जल लाकर उस नदी में गिराती है, उसे क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। तो बात क्या आती है कि सिंधु नदी की ऐसी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जो सहायक नदियां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रखती है। बात क्या आती है? पहली एक नदी है, नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है नदी का? झेलम। ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी कहां से प्रारंभ होती है? ये झेलम नदी प्रारंभ होती है जम्मू कश्मीर से। कहां से प्रारंभ होती है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर एक पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है? बेरीनाग। इसे कुछ जगह नाग पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाग पहाड़ी है, वो तो राजस्थान वाली है। नाग पहाड़ी वो तो राजस्थान की, वहां से लूणी नदी निकलती है, लेकिन ये नाग पर्वत है। और ये क्या है? बेरीनाग। बेरीनाग कह दो या फिर इसे क्या कह दो? नाग। दोनों एक ही है, नाम इसके अलग अलग है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? झेलम नदी। ये केवल और केवल एक जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर ही बहती है, बाकी भारत में किसी राज्य के अंदर इसका विस्तार नहीं है। और ये नदी क्या करती है? आगे की ओर बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर का जो पहले का जो आप राजधानी है, उसका नाम था श्रीनगर। क्या नाम था? श्रीनगर। जो जम्मू कश्मीर की क्या थी? राजधानी। इस श्रीनगर को किसने बसाया था? मौर्यों ने बसाया था। मौर्यों का शासक था सम्राट अशोक। कहते हैं इसे अशोक ने बसाया था, जो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। पहाड़ों पर कहने कर बसी कौन सी राजधानी है? तो श्रीनगर सर्वाधिक ऊंचाई पर बसी हुई है, श्रीनगर। इस श्रीनगर के किनारे पर एक झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है? झील। झील का नाम क्या है विद्यार्थियों? झील का नाम है वुल्लर। क्या नाम है झील का? वुल्लर। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस नगर के पास में? श्रीनगर। कौन सी नदी के पास में बनी है? तो हम कह सकते हैं झेलम। इस झेलम का पानी क्या होता है? कहते हैं पहाड़ों के बीच में इकट्ठा हो जाता है, वहां पर क्या है? झील का निर्माण हो जाता है। और ये झील कौन से काल में? ये झील कहने कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में कहते हैं पूरी पूरी जम जाती है। कहने कर यहां पर इस झील के पानी का क्या बन जाता है? बर्फ बन जाती है। अब अपने इस हारके मरुस्थल में सबसे बड़ी पानी की कमी होती है, वो कौन से? ग्रीष्म ऋतु में होती है। कहने के जून, जुलाई या फिर मई के महीने में पानी की सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, उस जम्मू कश्मीर या फिर श्रीनगर एक ऐसा शहर है जिस शहर में सबसे बड़ी पानी की कमी होती है। कौन सी ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। अब शीत ऋतु में वहां पर बर्फ तो खूब है, लेकिन पीने के लिए जो तरल रूप में पानी है वो वहां पर उपस्थित नहीं है। तो इस वुल्लर झील के पानी को कहने कर तरल के रूप में बदलने के लिए पूरे नगरवासियों को पेयजल पानी मतलब जल उपलब्ध करवाने के लिए इस श्रीनगर झील के वुल्लर झील पर एक परियोजना बनाएगी। क्या बनाएगी? परियोजना। उस परियोजना को क्या कहते हैं? तुलबुल। क्या कहते हैं? तुलबुल परियोजना। क्या कहता है? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य। किस शहर के पास है या फिर किस राजधानी के पास है? श्रीनगर के पास। कौन सी नदी पर बनी हुई है? झेलम नदी पर।
इस तुलबुल परियोजना कौन से झील पर बनी हुई है? वुल्लर झील। ये परियोजना किसके लिए बनाएगी? ये बनाएगी शीत ऋतु में श्रीनगर शहर को पेयजल पूर्ति कराने के लिए। इसका मतलब, और इस वुल्लर झील के पास में कहते हैं एक नदी आके मिलती है, किस तरफ से? पाकिस्तान से। कहां से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से कहते हैं इस वुल्लर झील के पास एक नदी आती है, नदी का नाम है किशनगढ़, राम किशन। नदी का नाम क्या है? राम किशन, या फिर कुछ जगह इसे कहते हैं किशन गंगा। क्या कहते हैं? किशन गंगा नदी। ये किशन गंगा नदी कहां से? ये पाकिस्तान से आने वाली भारत के अंदर एकमात्र नदी है जो इसी श्रीनगर के पास, इसी वुल्लर झील के पास किसके साथ आके मिलती है? तो हम कहते हैं झेलम के पास, झेलम के साथ मिलती है। और इन दोनों नदियों के संगम पर जो बांध बनाया गया, उस बांध का नाम भी तुलबुल बांध है और परियोजना का नाम भी क्या रख दिया? तुलबुल परियोजना। इसकी ये पहली सहायक नदी। दूसरी सहायक नदी की बात करते हैं तो देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट दे लो, अगली नदी की बात करता हूं। देखो, झेलम आ गई। झेलम के नीचे एक नदी है, नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है, 2 नंबर पे कहता हूं, चिनाब। नदी का नाम क्या है? चिनाब। ये चिनाब नदी भी कहां से आती है? ये चिनाब नदी भी कहते हैं चीन से ही आती है, सिंधु की तरह। इसका उद्गम तो राजस्थान के जम्मू कश्मीर से हुआ था, लेकिन इस नदी का, चिनाब नदी का उद्गम है किसकी? सहायक सिंधु की। लेकिन ये आती कहां से? ये आती है, हम कहते हैं चीन देश से। चीन देश से ये 2 धाराओं के अंदर आती है। किसके अंदर? एक को तो कहते हैं चंद्र, चंद्र की जगह चंद्रा भी कहते हैं। एक को कहते हैं क्या? भागा। एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। 2 धाराएं आती हैं। कहां से? आपको इस चित्र में दिखाऊं तो ये पीले कलर की दिखाई दे रही है। एक ऊपर से कैलाश पर्वत से आ रही है, एक नीचे कौन से? हम कह सकते हैं रोकस्ताल झील से आ रही है। 2 धाराएं आती अलग अलग। ये दोनों धारा कहां पर? हिमाचल प्रदेश। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर एक दर्रा है, दर्रे का नाम क्या? बड़ा लरचा। बड़ा लरचा, दर्रे का नाम क्या है? बड़ा लरचा बोलते हैं इसको। इस दर्रे के पास दोनों के दोनों कौन सी? चंद्रा और भागा, दोनों धाराएं आकर क्या करती है? मिलती है। और मिलकर यहां पर किस नदी का निर्माण होता है, या फिर किस नदी का नाम बदलता है? तो यहां पर नदी का निर्माण होता है, उसका नाम क्या है? चिनाब। चिनाब नदी का निर्माण कहां पर होता है? हिमाचल प्रदेश के। कहां पर? बड़ा लच्चा दर्रे के पास। चीन से आती है 2 धारा, एक धारा का नाम है चंद्रा, एक का नाम क्या? भागा। दोनों जहां बड़ा लच्चा दर्रे के पास मिलती है, मिलने के बाद में किसका निर्माण होता है? तो कहते हैं हम चिनाब नदी का। यह चिनाब नदी 2 राज्यों में बहती है। एक तो कौन सा? हिमाचल हो गया, और दूसरा राज्य जिसका नाम क्या? जम्मू कश्मीर। ये दोनों राज्यों के अंदर बहती है, बहने वाली एकमात्र नदी है। इसके बाद में बात करें तो ये नदी क्या है? यहां पर 3-4 परियोजना बनी हुई, इस पर 3 बांध बनी, आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3, जो मैंने अलग अलग कलर से बांध बना रखी है। इसके अंदर एक तो हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बने हुए हैं। किसके अंदर? हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 बांध बने। एक का नाम है दुलस्ती परियोजना, और दूसरी जो परियोजना बनी हुई है उसका नाम है सलाल परियोजना। कौन सी बनी हुई है? सलाल। हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बना रखा है। पहला बांध का नाम क्या है? दुलस्ती बांध। दूसरे बांध का नाम क्या है? सलाल बांध। दोनों के दोनों बांध क्या है? हिमाचल प्रदेश में किस नदी बनी हुई है? चिनाब नदी। इसके बाद में तीसरा जो बांध बना वो बना जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। किसके अंदर? जम्मू कश्मीर राज्य के। जम्मू कश्मीर के जो बांध बना उस बांध का नाम है बगलीहार। कौन सा बांध बना है? बगलीहार बांध। यह बांध भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य किसका कारण बना हुआ है? यह विवाद का कारण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यह बांध बनने के बाद में पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान वाले कह रहे हैं अरे यार आप हमें क्यों मारना चाहते हो? हाँ, क्या कहा मैंने कि ये पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि यार आप हमें मारने पर क्यों लगे हो? बोला कैसे? कि आपने पहला बांध बनाया, कौन सा? दुलस्ती। हमने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, आप अपने राज्य के लोगों को पानी पिला रहे हो, पिलाओ। उसके बाद में फिर आप नहीं माने, आपने क्या? एक बांध और बना दिया, सलाल। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है।
लेकिन आप तो क्या है हद पे हद करते जा रहे हो। क्या आपने तो फिर भी अपनी क्या बात से कम नहीं और आपने फिर एक बात बढ़ा दिया बगलिया, मतलब आप हमें एक बूंद तक पानी नहीं देना चाहते क्या? तब भारत ने कहा क्यों नहीं, हम तो दे रहे हैं, सिंधु का पूरा पूरा पानी जा रहा है। उसके बाद देखिए तो ऊपर का झेलम का पानी जा रहा है। कहाँ जा रहा है झेलम का पानी? आपने झेलम के बांध नदी पर तो बांध बना लिया, वैसे पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हो। वो आ रहा है, वो तो आपकी समझ से परे आ रहा है, लेकिन जहां तक आपकी कोशिश है वहां तक आप एक बूंद तक नहीं आने दोगे। तब कहते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य एक तो कौन सा बगलिहार बांध और एक दूसरा कौन सा ऊपर सा तुलबुल बांध है। दोनों के दोनों बांध किसके? भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बने हुए हैं। दोनों के दोनों बांध किस राज्य के अंदर है? जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। अगर आपके अंदर विवाद से बातें पूछी जाए तो दो बांध बताना है, एक बगलिहार बांध जो किस नदी पर बना? चिनाब नदी पर, और एक झेलम नदी बना है जिसका नाम क्या है? तुलबुल बांध। ये दोनों के दोनों भारत और पाकिस्तान के मध्य जल को लेकर क्या बनाएंगे? विवाद के अंदर बने हैं। इसके बाद में अगली नदी की बात करते हैं, तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ, या फिर नोटबुक के साथ क्या है आप नोट कर लिया करो। देखो अगली बात क्या रहती है इसके बाद में, तीसरी नदी आती है। पहली हमने कौन सी पढ़ ली? झेलम। झेलम के बाद में दूसरी नदी हमने कौन सी पढ़ ली? चिनाब। और आज जो तीसरी नदी, अभी जो तीसरी नदी की बात करेंगे उस नदी का नाम क्या है? रावी। नदी का नाम क्या है? रावी। इस रावी नदी के अगर विस्तार की बात की जाए तो यह भी क्या चिनाब की तरह कितने राज्यों में? 2 राज्यों में फैली हुई है। पहला राज्य जिसका नाम क्या है? कहां से? हिमाचल प्रदेश। किसे? हिमाचल प्रदेश। और दूसरे का नाम है जिसका नाम क्या है? पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। ये जम्मू कश्मीर में नहीं जाती, ये किसके अंदर? पंजाब और हिमाचल 2 राज्यों के अंदर क्या फैली हुई है। इस नदी के एक इंपोर्टेड की बात की जाए तो इस नदी पर भारत ने क्या कहा कि यार 2 बार बांध बना लिए, इसमें ज्यादा पानी भी नहीं है, इस वजह से इस नदी पर कोई बांध भारत ने नहीं बनाए। लेकिन इस नदी का उद्गम है, उद्गम कहां से होता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर एक दर्रा बना है। दर्रे का नाम क्या है? रोहतांग। जिसको मैंने क्या आपको जब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बताया था, इन दर्रों की मैंने चर्चा की थी। तो इस रोहतांग दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? यहां से 2 नदियां होती है, एक तो रावी होती है, लेकिन दूसरी नदी और होगी, मैं आगे बताऊंगा आपको कौन सी। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का विस्तार होता है। लेकिन इस नदी ये रोहतांग दर्रे से निकलकर और कहां? पाकिस्तान के अंदर एक शहर है जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान के अंदर शहर है, शहर का नाम है लाहौर। कौन सा? लाहौर के पास जाकर कहते हैं ये नदी किसके साथ मिल जाती है? सीधी सीधी जाकर अपने इस चिनाब के साथ मिल जाती है। लेकिन चिनाब एक ऐसी नदी है जो सीधी सीधा अपना जल कहां पर गिराती है? सिंधु के। बाकी न तो झेलम इसके अंदर गिरा रही है, न ही कौन सी रावी इसके अंदर गिरा रही है। रावी किसके साथ गिर रही है? चिनाब के साथ। और झेलम भी किसके साथ गिर रही है? चिनाब के साथ। लेकिन सीधी अपना जल सिंधु में गिराने वाली नदी कौन सी थी? वो थी चिनाब। ये किसके साथ गिरा रही है? ये आपको दिख रहा है, ऊपर वाली झेलम है, नीचे वाली ये जो पीले कलर में दिखाई दे रही है ये सीधी सीधी कहां जाके गिर रही है? सिंधु के अंदर। इसके नीचे रेड कलर वाली है, ये रावी है। ये रावी किसके साथ जाके मिल रही है? ये भी किसके साथ मिल रही है? चिनाब के साथ मिल रही है। तो इसका और इसकी इंपोर्टेंट रहती है। इसके किनारे कुछ नगर है जो भारत के अंदर भी है और पाकिस्तान का तो एक ही है जिसका नाम क्या? लाहौर। इसके अगर नगरों की बात की पाकिस्तान भारत के अंदर पंजाब में एक नगर है, नगर का नाम है गुरदासपुरा। क्या नाम है? गुरदासपुरा किस नदी के किनारे? रावी के किनारे। अगर आपने क्या सिखों का स्वर्ण मंदिर, मतलब कहने का अमृतसर। कौन सा? अमृतसर। आपने अमृतसर के आगे उस स्वर्ण मंदिर या फिर सिखों के गुरुद्वारे के आगे आपने एक नदी का कभी कभी विस्तार देखते हो, झील सी बनी हुई है, वो इस रावी नदी का ही पानी होते हैं। अमृतसर एक मुगलों का शासक था, शासक का नाम क्या था? हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा वो लाहौर में किस नदी के किनारे बनाया गया? तो वो बनाया गया रावी नदी के किनारे। इसका अर्थ यह निकला कि इस नदी से इंपोर्टेड 3 क्वेश्चन रहते हैं कि एक पंजाब का जो गुरदासपुरा शहर, एक अमृतसर, दोनों के दोनों शहर किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और मुगलों का एकमात्र शासक जिसका नाम हुमायूं और उसका मकबरा किस नदी के किनारे बनाया गया? रावी के नदी के किनारे बनाया गया। इसके बाद में नदी बढ़ते हैं अगली 4 नंबर पे। देखो 4 नंबर पे नदी आती है, नदी का नाम क्या है? नदी वैसे 4 नंबर पे कौन सी आती है? व्यास आती है, लेकिन व्यास की कोई खास बातें नहीं है, तो व्यास को एक बार बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं बता रहा हूं 5 नंबर की नदी, नदी का नाम क्या है? सतलज। नदी का नाम क्या है? सतलज। ये सतलज नदी कहां से निकलती है? तो सतलज नदी की पहली बात तो की जाए इसके उद्गम की।
क्या बात की जाए, उद्गम, कि ये नदी कहां से प्रारंभ होती है, तो इस नदी का उद्गम होता है वो कौन से, वो उसी तिब्बत के पास, वही तिब्बत देश है, वही कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के दक्षिणी साइड में एक झील बनी हुई है, झील का नाम है रॉक्स, झील का नाम क्या है, रॉक्स झील या रॉक्स ताल भी झील कहते हैं। इस झील के से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अब देखो बात क्या रहती है इंपॉर्टेंट इस नदी से, क्या गुरुजी, सिंधु की ऐसी कौन सी सहायक नदी जो खुद की तरह 3 देशों में फैली हुई है, वो कौन सी है, सतलज, क्योंकि ये क्या है, पीछे तिब्बत के अंदर भी फैली हुई है, और तिब्बत के बाद में बात करें तो भारत के अंदर भी इसका क्या रहता है, विस्तार रहता है, और भारत के बाद में ये पाकिस्तान के अंदर भी क्या है, जाती है। 3 बात। अगली इसकी बात की जाए तो बात क्या रहती है कि सिंधु की, क्या कहा मैंने, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, 1500 कुछ किलोमीटर बहती है, वो कौन सी है, सॉरी 1000 कुछ किलोमीटर बहती है, वो कौन सी है, वो है अपने सतलज नदी। अगर बात की जाए इसके बाद में, तो इसके बाद में इसकी विशेषता आती है कि सिंधु की सबसे, क्या विद्यार्थियों, प्राचीन, सिंधु की सबसे प्राचीन सहायक नदी, बूढ़ी नदी कौन सी है, सिंधु की सबसे प्राचीन सहायक नदियों की बात की जाए सतलज है, जिसका विस्तार कितने राज्यों के अंदर है, तो 2 ही राज्य है, एक हिमाचल और कौन सा, दूसरा पंजाब। इस नदी के ऊपर 3 परियोजनाएं बनाएगी, कितनी परियोजनाएं बनाएंगे, 3 परियोजनाएं। आप इसका थोड़ा सा उतार लो, मैं आगे इसकी परियोजना के अकॉर्डिंग बातें करता हूं। देखो बात क्या रहती है, बात रहती है आगे की कि सतलज के ऊपर 3 परियोजनाएं बनाएगी, कितनी परियोजनाएं बनाएंगे, 3। पहली परियोजना बनाएगी है पहली परियोजना बनाएगी हिमाचल राज्य में, कहां पर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक परियोजना बनाएगी, परियोजना का नाम क्या रहता है, तो यहां पर एक परियोजना बनाएगी, उस परियोजना को कहते हैं क्या, नाथ जाकरी परियोजना। क्या कहते हैं, नाथ जाकरी परियोजना। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। दूसरी अगर परियोजना की बात करें तो इस नदी के ऊपर आपको दिख रहा होगा यहां पर, कहां, पंजाब और हिमाचल की सीमा पर, पंजाब और हिमाचल की सीमा के ऊपर एक सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु का नाम था गुरु गोविंद। क्या नाम था, गोविंद। इस गुरु गोविंद के नाम पर यहां पर एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया। क्या बनाया गया, कृत्रिम जलाशय। जलाशय किसे कहते हैं, तालाब कह सकते हो, झील कह सकते हो। उसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। उसे क्या कहते हैं, इस झील को कहते हैं गोविंद सागर झील। क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील, जो किस नदी पर बनाई गई विद्यार्थियों, ये बनाई गई है सतलज नदी पर। किस राज्य के अंदर, तो हम कहते हैं पंजाब और हिमाचल। वैसे ये गोविंद सागर तो पंजाब के अंदर ही है, पंजाब राज्य के अंदर। और इस गोविंद सागर झील के ऊपर क्या है कि एक परियोजना का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, एक परियोजना का निर्माण किया गया, और उस परियोजना के माध्यम से 3-4 राज्यों को क्या है, विद्युत और पेयजल की पूर्ति की जाती है। देखो देखो मैंने क्या कहा कि एक यहां पर सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु का नाम क्या था, गोविंद सिंह। इस गोविंद सिंह के नाम पर यहां पर एक झील बनाएगी, और झील का नाम क्या दिया, गोविंद सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या कहा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम का अर्थ हो गया मानव के द्वारा निर्मित झील है, जो किस राज्य में, पंजाब राज्य में है, और झील का नाम क्या है, गोविंद सागर। कौन सी नदी पर बनाई गई ये झील, सतलज नदी पर। इसी झील के ऊपर, इसी झील के ऊपर, इसी नदी के पानी का उपयोग लेने के लिए यहां पर 2 बांध बनाए गए। क्या बांध, कितने बांध बनाए गए, 2 बांध बनाए गए हैं। बांध कौन कौन से, एक बांध का नाम तो है नागल,
क्या नाम बांध का? नागल। दूसरे बांध का नाम है भाखड़ा। एक बांध का नाम क्या है? नागल बांध। एक बांध का नाम क्या है? भाखड़ा। दोनों, भाखड़ा है, नागल है, ये तो है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ये नागल है, ये सॉरी भाखड़ा है, ये कहां रहता है? पंजाब के अंदर। ये नागल है हिमाचल में, ये कहां है? पंजाब, क्योंकि ये सीमा पर बने हुए हैं दोनों। इस वजह से क्या है, ये नागल के द्वारा तो क्या किया गया? पानी को रोका गया। क्या किया गया? पानी को रोका गया। और भाखड़ा के द्वारा क्या किया गया? बिजली का मतलब विद्युत का क्या किया गया? उत्पादन किया गया। क्या किया गया? उत्पादन किया गया। इस वजह से इस पूरी परियोजना को क्या कहा जाता है? भाखड़ा नागल परियोजना कहा जाता है। जो किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कौन से सागर के, सॉरी कौन सी झील के ऊपर? गोविंद सागर झील के ऊपर। जब इस बांध का या फिर कह सकते हैं इस परियोजना का शुभारंभ करने सन 1956 की बात है, भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या थे? जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जब यहां पर देखने आए और देखा तो इस बांध की ऊंचाई थी कितनी? 281 मीटर। कितनी ऊंचाई थी? 281 मीटर। और इसकी चौड़ाई थी वो, सॉरी लंबाई थी वो थी कहते हैं 270 एक समथिंग इसकी क्या थी? लंबाई थी। इतनी इसकी ऊंचाई चौड़ाई देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये तो भारत का एक मंदिर सा लग रहा है। कहने कर कि आधुनिक भारत है, इस भारत के अंदर ऐसी ऐसी परियोजना की और जरूरत है। और ये आधुनिक भारत की एक पहली मिसाल है जिसके माध्यम से भारत आज किसकी ओर बढ़ रहा है? विकास की ओर बढ़ रहा है। कहने कर इस परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। वो कौन सी परियोजना है? वो है भाखड़ा नागल परियोजना। किस नदी के ऊपर है? सतलज नदी के ऊपर है। किस राज्य में है? पंजाब और हिमाचल राज्य के अंदर है। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे आता है पंजाब के अंदर एक जिला। जिले का नाम क्या है? मैं इसको साफ कर देता हूं, साथ साथ आप उतार लिया करो। जिले का नाम क्या है? पंजाब का ही जिला है, नदी वही है, पंजाब का जिला है। जिले का नाम क्या है? जिले का नाम है हरिके। जिले का नाम क्या है? हरिके। इस हरिके नामक जिले के ऊपर से एक नदी आती है। कहां से? उसी दर्रे से जहां से कौन सी नदी निकली थी? हमारी नदी निकली थी रावी। दर्रे का नाम क्या था? रोहतांग। इस रोहतांग दर्रे से एक नदी और निकल के आती है, नदी का नाम क्या है? व्यास। क्या नाम है? व्यास। ये व्यास नदी हरिके नामक स्थान पर आकर किस नदी के साथ मिल जाती है? तो सतलज नदी के साथ। ऊपर से आपको पीले पीले कलर के दिखाई दे रही है। यहां से रोहतांग दर्रे से आई और आकर इस हरिके नामक स्थान पर किसके साथ मिल गई? सतलज के साथ मिल गई। सतलज की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज की सबसे लंबी सहायक नदी व्यास नदी है। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा रहती है। जिस स्थान पर हरिके नामक स्थान पर सतलज और व्यास का संगम होता है, इस सतलज और व्यास के संगम पर फिर एक बांध का निर्माण किया गया जिसे कहते हैं हरिके बैराज सागर। क्या कहते हैं? हरिके बैराज सागर बांध। क्या कहते हैं? हरिके बैराज सागर बांध। ये बांध क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया? थोड़ी सी आपको एक कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक राजस्थान के अंदर एक प्रदेश है, प्रदेश का नाम है बीकानेर। क्या नाम है? बीकानेर। और इस बीकानेर का एक राजा था। बात है कब की? बात रहती है सन 1920 की। कब की बात है? 1920 की। इस 1920 के अंदर बीकानेर के अंदर सबसे बड़ी, क्योंकि मरुस्थल था, मरुस्थल में सबसे बड़ी कमी किसकी होती है? पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी थी। इस बीकानेर के लोगों को पानी की पूर्ति कराने के लिए ये बीकानेर का शासक था, शासक का नाम था गंगा सिंह। क्या नाम था? गंगा सिंह। इस गंगा सिंह ने क्या करता था? पंजाब से हरियाणा से एक ट्रेन मंगवाया करता था। प्रति 7 दिनों के अंदर एक ट्रेन आती थी पानी भर के, और उन लोगों को पानी की क्या करती थी? पूर्ति करवाती थी। तो एक दिन गंगा से क्या है कि उस स्टेशन पहुंचे जहां पर पानी की ट्रेन आई हुई थी। तो लोग क्या पानी के लिए इस प्रकार से लड़ रहे थे कि घर से मिट्टी के पराए कर धातु के बर्तन थे नहीं, उनके पास मिट्टी के बर्तन थे। इस प्रकार से लड़ रहे थे कि बहुत सारे लोगों के वहां पर मटके वगैरह फूट जाते और वो 7 दिनों तक बगैर पानी रहना पड़ता, क्योंकि एक दिन 7 दिनों में एक दिन ट्रेन आती। तब गंगा सिंह ने सोचा, यार अब मैं यहाँ का राजा हूं और यहाँ की प्रजा इतनी दुखी है, मेरा राजा बनना बेकार है। इसने कहा कि अगर सोचा मन में कि मैं अगर बीकानेर की जनता को ये कमी पूरी नहीं कर सका तो मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा। तो इसने उस दिन ये एक सौगंध खा ली कि कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले यहां इन जनताओं की इस मांग को पूरा करना है कि बीकानेर के अंदर लोगों को पेयजल के लिए कहीं नहीं भटकना पड़े। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर पानी की पूर्ति करनी पड़ेगी।
और पानी की पूर्ति करने के लिए या तो है नहीं कि मैं एक ट्रेन और लगा दूं, ट्रेन तो एक चल रही है, इससे कोई फायदा नहीं, या फिर ऐसे भी नहीं है कि पानी की पूर्ति करने में प्रत्येक घर में एक एक बाल्टी पानी पुगा दूं, ये भी कोई सिस्टम नहीं। अगर मैं इस क्षेत्र में कुएं के खुदाऊं तो कुएं खुदवाने के लिए भी क्या है, इतनी तकनीकी थी नहीं, तकनीकी ने अगर कुआं खुदाऊं तो क्या पता पानी निकले कि ना निकले, ये भी हो सकता है। तब बीकानेर के शासक ने घूमते घूमते पहुंचा था दिल्ली, और दिल्ली से कहते मतलब केंद्र सरकार से, उसमें क्या मुगलों का शासन था, मुगलों का वो बहादुर सा शासक था, उसमें अंग्रेज थे। अब के अंग्रेजों से अनुमति ली और लेकर बोला कि भाई हमारे बीकानेर में सबसे बड़ी पानी की कमी है और इस पानी की कमी को क्या किया जाए, पूर्ति किया जाए। तब कहते हैं उस समय किसके अपने बीकानेर के अंदर आता था चूरू, हनुमानगढ़ और ये गंगानगर, ये चारों क्षेत्र संभाग के अंदर थे, उसका शासक गंगासिंह था। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के लोग थोड़े से होशियार थे, उन्होंने क्या है इस गंगासिंह के साथ मिलकर उन्होंने बोला कि हम बताते हैं आपको राय एक, बोला क्या कि आप ऐसा करो कि ऊपर से एक नदी बहती है, नदी का नाम है सतलज, और इस सतलज नदी से एक क्या है नहर निकालो और वो नहर आपके बीकानेर तक लेके जाओ और वहां पर क्या पानी की पूर्ति हो जाए। उन लोगों ने कहते हैं 1921 में, कब की बात है, 1921 के अंदर एक नहर का निर्माण करवाया। शासक कौन था, गंगासिंह। इस वजह से एक सतलज नदी के ऊपर एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है, मसीतावाली, मसीतावाली हेड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मसीतावाली हेड। इस मसीतावाली हेड पर छोटा सा एक बांध बनाया और बांध बनवाकर क्या कर दिया कि यहां से एक नहर का निर्माण किया। हरिके छोड़ दो एक बार, एक यहां पर आ जाओ, यहां से क्या है नहर का निर्माण करवाया, और वो नहर धीरे धीरे क्या है आगे की ओर बढ़ी। पंजाब के बाद में वो प्रवेश करी कहां, हनुमानगढ़ में। कहां पर प्रवेश करी, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के अंदर आते ही कहते हैं कि वहां पर कुछ इस प्रकार की खनिजें, इस प्रकार की कुछ पहाड़ियां आ गई, जिस वजह से वो नहर आगे की ओर नहीं आ सकी। क्योंकि हनुमानगढ़ में पता था कि अगर ये बीकानेर पानी ले गया तो बीच में हनुमानगढ़ और गंगानगर पानी की कमी रहेगी, तब हमें पानी की पूर्ति चाहिए। तो उन्होंने क्या इस प्रकार से उस नहर का पहले सर्वे कराया ताकि ये नहर हनुमानगढ़ से आगे जा ही ना सके। इस वजह से 1921 से लेकर कब, 1921 में एक नहर का निर्माण करवाया। किसने, गंगासिंह ने करवाया, इसलिए इस नहर को क्या कहा गया, गंग नहर कहा गया। 1921 से लेकर 1927 तक ये इस नहर का निर्माण चला था, जो मात्र 129 किलोमीटर लंबी है, और ये भारत की पहली नहर परियोजना थी। क्या थी, भारत की पहली नहर परियोजना थी, जो 1921 से 1927 के मध्य बनाई। लेकिन पानी कहां पड़ जाना है, बीकानेर। बीकानेर तो अभी भी क्या पड़ा है, प्यासा, मतलब सपना क्या है, अधूरा। गंगासिंह की मौत हो गई। गंगासिंह का पुत्र आया, पुत्र का नाम था सादुल सिंह। क्या नाम था पुत्र का, सादुल सिंह। सादुल सिंह के मन में वही जिज्ञासा दौड़ रही है कि यार मेरे पिता का जो सपना था वो पिता का सपना पूरा नहीं हो सका, और अगर इस सपने को आज मैं नहीं साकार कर पाया तो आने वाली पीढ़ी है वो हमें हमेशा के लिए उस नजर से देखेगी जिस नजर से किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। तब सादुल सिंह ने कहा किसी भी हालत में अब मैं बीकानेर की यह समस्या मैं दूर करूंगा। तब कहते हैं गंगासिंह का ये पुत्र सादुल सिंह घूमता घूमता इस कौन से हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले इलाके में गया, और उस समय बीकानेर का एक सिंचाई इंजीनियर था, नाम क्या था, कंवर सेन। व्यक्ति का नाम क्या था, कंवर सेन। इस कंवर सेन ने कहते हैं बीकानेर का सिंचाई इंजीनियर था, इससे मिला कौन, सादुल सिंह, बुलाया कि यार आप इस विभाग के कर्मचारी और आपसे ज्यादा मेरे पास ज्ञान है नहीं इसके बारे में, तो आप बताओ इन लोगों को ये पानी की कमी है ये कैसी पूर्ति की जाए। तब इसने बताया था कि देखो पहले मैं सर्वे करके आता हूं। तब ये सन 1947 के अंदर निकला था। कब, 1947 में निकला था इस पंजाब वाले इलाके में, और उसी सतलज नदी से घूमता घूमता किधर आया, अपने बीकानेर आया। यहां पर देखा, फिर घूमता घूमता गया पाकिस्तान की तरफ, बोला सोचा पाकिस्तान जाके आता हूं, पाकिस्तान से देखते हैं क्या पता इधर से पानी आ जाए कोई नदी। तो उसमें पाकिस्तान था नहीं ना, पाकिस्तान विभाजन ही हुआ था केवल। और घूमता घूमता वहां से देखकर बोला कि भाई देखो इस बीकानेर में पानी आएगा तो उसी नहर से आएगा, सॉरी उसी नदी से आएगा जो जिस नदी से आपने पहले नहर निकाली थी, आपके पिताजी ने निकाली थी। बोला उससे पिताजी निकाल चुके हैं। बोला रास्ता और भी हो सकता है, जरूरी नहीं उसी रास्ते से निकालें, रास्ता और भी हो सकता है जिस रास्ते में कोई पहाड़ी खनिज न आए, जिससे क्या है इस नहर के द्वारा बीकानेर पानी आ सकता है। तब इस किसने, कंवर सेन ने सन 1948 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था बीकानेर को पानी की आवश्यकता।
पुस्तक का नाम क्या था? बीकानेर को पानी की आवश्यकता। कब लिखी थी? 1948 में। किसने लिखी थी? कंवर सेन ने लिखी थी। और यह पुस्तक, इसके अंदर पूरा सर्वे किया हुआ था, सारा सला कि कहां कहां से नहर निकालोगे, कितना समय लगेगा, कितना खर्च होगा, इस प्रकार की पूरी बातें इसने लिखकर किसको दे दी? सादुल शेख को दे दी। और सादुल शेख ने यह पुस्तक ले जाकर अपने केंद्र सरकार के सामने पेश करके और कहते हैं 1952 के अंदर इसने वापस इस नहर की मंजूरी ले आया था। और 52 के अंदर लाकर वो मंजूरी कहां पर? उसी हरिके बैराज नामक स्थान पर, कहते हैं व्यास नदी जहां सतलज का संगम होता है, वहां पर एक क्या बनाया? बांध का निर्माण शुरू करवाया। उसे क्या कहते हैं? हरिके बैराज सागर बांध कहा जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 से लेकर 1956 तक, कहते हैं, इस बांध का निर्माण चला था। 4 वर्षों के अंदर यह बांध क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। और 56 के बाद में इस कहां हम कह सकते हैं हरिके बैराज सागर पंजाब से, यहां से एक नहर की शुरुआत होती है। उस नहर को कहा जाता है राजस्थान नहर। क्या कहा जाता है? राजस्थान नहर। ये नहर किसके लिए आ रही है? ये नहर आ रही है बीकानेर के लिए, केवल और केवल बीकानेर के लिए लाई जा रही है। और इस नहर को शुरू करके ये नहर कहां से? पंजाब के बाद में, कहते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ की सीमा से होते हुए सीधी सीधी बीकानेर का एक गांव है, गांव का नाम है सत्तासर। गांव का नाम क्या है? सत्तासर पहुंच गई नहर। सत्तासर पहुंचते ही बीकानेर के लोगों के अंदर क्या है? नई एक उमंग की किरण पैदा हुई। बीकानेर के लोगों ने सोचा कि अब हमारे इस क्षेत्र के अंदर पानी की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि इतनी बड़ी नहर आ रही है, इसका मतलब पीने की दूर यहाँ पर सिंचाई होगी। और सत्तासर पहुँचते ही, कहते हैं कि लोगों ने इतनी खुशियाँ मनाई थी और पीछे से पानी छोड़ा गया। पानी इतनी तेज भाव से आया कि सत्तासर तक पूरी नहर में पानी नहीं समा सका। तब सोचा कि आगे बीकानेर के बाद में भी, क्योंकि साधु ऋषि फिर चल बसे थे, फिर सरकारें आ गई थी अलग अलग, फिर सोचा कि सत्तासर तक तो पानी पूरे नहर में नहीं समा सकेगा, तो इस नहर को क्या पता हम आगे वाले इलाके में ले जाएं। क्यों आगे जैसलमेर भी सूखा पड़ा है, बाड़मेर भी सूखा पड़ा है, ये जोधपुर का कुछ इलाका सूखा पड़ा है, तो सभी को पानी दे, क्योंकि इस नहर के अंदर इतना पानी पीछे से आ सकता है। तो तब कहते हैं ये नहर कहां से? सत्तासर से होते हुए कहां? हम कहते हैं आज वर्तमान में बाड़मेर के गडरा रोड तक इसको ले जाया गया। और बात है विद्यार्थियों कब की? बात है 1984 की। कब की बात है? 1984। कितनी तारीख? 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री थी, नाम था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी, और उस समय कहते हैं कि सिखों का जो कौन सा था, अमृतसर के अंदर, कहते हैं कि कुछ डाकू लोगों ने उस गुरुद्वारे को घेर लिया था, गुरुद्वारे को कब्जे में ले लिया था, वहां पर क्या लूटमार मचा दी थी। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने उन लुटेरों को वहां से भगाने के लिए, कहते हैं, ढीली पड़ गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। तब सिखों ने, कहते हैं, इसको कहा कि भाई हमारी आन बान शान है वो गुरुद्वारा है, अगर गुरुद्वारा लुट गया इसका मतलब हमारी शान ही लुट गई, हमारी इज्जत लुट गई। तब इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया। तो इंदिरा जी के कमांडो थे, वो थे सिख। उन कमांडो ने, कहते हैं, 31 अक्टूबर 1984 को ही सुबह का समय था, और इंदिरा गांधी जी सुबह पार्क में घूमने निकले और गोलियों से उसको भूनकर उसी दिन उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी। और हत्या के बाद में ही तुरंत, कहते हैं, इंदिरा गांधी का पुत्र जिसका नाम था राजीव गांधी तुरंत क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। अगले ही दिन, मतलब 1 नवंबर को प्रधानमंत्री बन गया। 31 अक्टूबर को कौन है? इंदिरा गांधी चल बसी। इधर भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? राजस्थान नहर चल रही थी। तब राजीव गांधी ने कहा कि मेरी मां, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उसकी याद में कुछ ऐसा कार्य करूं तो ताकि आने वाले समय में लोग भी इसका नाम लें। तब कहते हैं कितनी 2 नवंबर सन 1984 को इसी राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? इंदिरा गांधी नहर कर दिया था, जिसे आज हम इंदिरा गांधी नहर से पुकारते हैं। वो कहां से निकलती है? वो इसी सतलज नदी के हरिके बैराज सागर नामक स्थान से, जहां पर सतलज और व्यास का संगम होता है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। कितनी? 649 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और इस राजस्थान की ज्योग्राफी कराऊंगा, तब इसके अंदर मैं इसकी चर्चा भी करूंगा। तो ये थी आपकी सतलज नदी, ऊपर वाली व्यास नदी, और उसके बाद में कौन सी थी? आपकी चिनाब, रावी और झेलम। ये था आपका पूरा क्या है?